हेलो दोस्तों, नमस्कार। द एग्जाम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम संतुलित आहार के बारे में समझेंगे। संतुलित आहार वह है जो विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से निर्मित वह आहार जो शरीर को सभी पौष्टिक तत्व उसकी न्यूनतम शारीरिक आवश्यकताओं के अनुपात में प्रदान करता है। न्यूनतम शारीरिक आवश्यकताओं के अनुपात में प्रदान करता है, वही संतुलित आहार है। तो हमारे शरीर को जो न्यूनतम हमारे शारीरिक आवश्यकता है वही उसकी पूर्ति हो जाए तो वही संतुलित आहार है। मनुष्य की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संतुलित आहार जो है मनुष्य की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह भोजन शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है। मतलब संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति की विशेष शारीरिक मांग, आयु, वजन एवं क्रियाशीलता अवस्था आदि के अनुसार उचित मात्रा तथा अनुपात में उपस्थित हो, वह संतुलित आहार कहलाता है। और संतुलित आहार में ऊर्जा प्राप्ति के जो प्रमुख स्रोत हैं वह है कार्बोज, वसा, प्रोटीन। कार्बोज जो है हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट से 50% ऊर्जा मिलती है और वसा से 30% मिलती है। प्रोटीन से 15 से 20% ऊर्जा मिलती है। ये जो तीनों है डाटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला है संतुलित आहार के घटक। संतुलित आहार के घटक जो है कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल है। अब कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट जो टूटता है तो ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और वसा जो है वसा से अंगों की रक्षा होती है। और प्रोटीन जो है कोशिका का निर्माण एवं ऊतकों का टूट फूट एवं मरम्मत करता है। विटामिन जो है विटामिन हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा करती है, रोगों से लड़ने में मदद करती है। अगला है खनिज लवण में रक्त, हड्डियां और दांत जैसे कैल्शियम है। कैल्शियम से हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत मजबूत होते हैं। और आयरन है, आयरन से एनीमिया नहीं होती है। तो यहाँ पे खनिज लवण आवश्यक हो जाएगा हमारे शरीर के लिए। अगला है जल शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। अगर हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है तो तापमान बढ़ जाता है। इसलिए जल जो है शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। और हमारे शरीर में जल लगभग 70% पाई जाती है। अब है आहार समूह जो है इसे ICMR के द्वारा पांच समूह बताया गया है। ICMR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR ने 5 समूहों में बांटा है। पहला है अनाज, दूसरा है दलहन, तीसरा है दुग्ध व दुग्ध उत्पाद व मांसाहार, तीसरा है फल एवं सब्जियां और चौथा है वसा एवं शर्करा। क्या क्या है इसमें? 5 समूह है। पहला है अनाज, दूसरा दलहन या तिलहन, तीसरा है दुग्ध या दुग्ध उत्पाद, चौथा है फल एवं सब्जियां और चौथा है वसा एवं शर्करा। अब अनाज के अंतर्गत आते हैं गेहूं, चावल, चना, जौ, बाजरा और मक्का। और दलहन तिलहन में आते हैं अरहर, उड़द, मूंग, सरसों, सोयाबीन। और दुग्ध व दुग्ध उत्पाद व मांसाहार है। और फल एवं सब्जी तो वही है, फिर वसा एवं शर्करा। और डॉक्टर एस स्वामीनाथन के द्वारा 11 समूह बताए गए हैं। डॉक्टर एम स्वामीनाथन कितना बताए हैं? 11 समूह। अगला है आहार जैसे हमारे शरीर को आहार दो रूप में मिलता है। एक संतुलित होता है, एक असंतुलित होता है। जैसा हम कभी कभी संतुलित भोज्य पदार्थ खाते हैं, कभी असंतुलित भोज्य पदार्थ खाते हैं। तो संतुलित से जो होता है वो पोषण और खाद्य पदार्थों से पोषक तत्व को प्राप्त करना होता है। और संतुलित जो है जिससे हम पोषण खाद्य पदार्थों से पोषक तत्व को प्राप्त करते हैं। और असंतुलित में हो जाता है कुपोषण, शरीर में आयु के अनुसार पोषक तत्वों का असंतुलन।
शरीर में आयु के अनुसार वही पोषक तत्व जो है असंतुलित हो जाता है, क्योंकि शरीर जो है हमारा आयु के बढ़ने के बाद उसमें पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, तो वही असंतुलित हो जाती है। अगला है कुपोषण। कुपोषण में जो है एक अल्प पोषण है और दूसरा अति पोषण है। अल्प पोषण वह है जो एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जैसे कभी हम खाते हैं सब्जी में तो आलू ही खा रहे हैं और दाल नहीं खा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे अब प्रोटीन की कमी हो जाएगी, तो वहाँ भी अल्प पोषण हो जाएगा। अब इसका परिणाम क्या होगा? जैसे कम वजन होगा, नाटापन को ही स्टंटिंग कहते हैं, और दुबलापन को वेस्टिंग कहते हैं। जैसे ऊर्जा लिया कम और वेस्ट ज़्यादा किया तो वहाँ पे दुबलापन हो जाएगा। दूसरा है अतिपोषण। अतिपोषण में क्या है? एक से अधिक पोषक तत्वों की अधिकता। जैसे बहुत ज़्यादा पोषक तत्व खा लिए, जैसे हम दूध भी खा रहे हैं, उसी में घी भी खा रहे हैं, घी जो है वसा भी ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, और दाल मतलब जितने भी पोषक तत्व हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं, तो वहाँ पे पोषक तत्वों की अधिकता हो जाएगी, तो वह भी एक कुपोषण की स्थिति हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा? मोटापा हो जाएगा, दिल की बीमारी हो जाएगी, मधुमेह हो जाएगा, तो ढेर सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। अतिपोषण से ही डायबिटीज और पाचन तंत्र प्रभावित हो जाएगा और उच्च रक्तचाप हो जाएगा। मतलब अब कुपोषण में जो है इसमें डायबिटीज, पाचन तंत्र, ये मतलब ज़्यादा पोषण लेने से हो जाता है। अगला है भोजन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण नियम है। मतलब भोजन हमको कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किस तरह से पकाना चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। पहला है अत्यधिक मसालों का सेवन नहीं करना चाहिए। अत्यधिक मसालों का सेवन करने से भी उसकी पौष्टिकता कम हो जाती है। और प्रातः उठते ही भोजन नहीं करना चाहिए तथा सोने के 2 घंटे पहले ही भोजन करना चाहिए। तब कुछ लोग होते हैं सुबह उठते ही खाने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रातः उठते ही भोजन नहीं करना चाहिए तथा सोने के 2 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए, और ताज़ा तथा गर्म भोजन खाना चाहिए। अगला है संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। अब संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? पहला है उम्र, दूसरा लिंग, और तीसरा है शारीरिक गतिविधि, जैसे सामान्य कार्य करने वाले, मध्यम काम करने वाले और कठिन काम करने वाले। अगला है स्वास्थ्य, और अगला है मौसम जैसे सर्दी में ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि सर्दी में हमारा बीएमआर ज़्यादा होता है, और गर्मी में कम होती है, गर्मी में कम भोजन की आवश्यकता होती है। और गर्भावस्था में भी संतुलित आहार की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और धात्री अवस्था में भी संतुलित आहार की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अब आहार में पोषण को बढ़ाने की विधि। आहार में अब पोषक तत्व को कैसे हम उसकी बढ़ाएंगे, कैसे उसकी पोषकता बढ़ाएंगे? तो पहला है अंकुरीकरण। जैसे हम चना भिगा के उसको अंकुरित करके खाते हैं तो उसमें भी पोषकता बढ़ जाती है। खमीरीकरण, जैसे फर्मेंटेशन करके जैसे इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, तो वह फर्मेंट हो जाता है, तो खमीरीकरण भी द्वारा पोषक तत्व बढ़ जाती है। और खाद्य दृढ़ीकरण द्वारा और स्थानापन्न द्वारा जैसे दूध की जगह मट्ठा या दही का प्रयोग करें तो उसकी पोषकता बढ़ जाती है। अगला है भोजन का कैलोरी मान। अब भोजन का जैसे किससे कैलोरी प्राप्त होती है? जिससे वसा से 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, अल्कोहल से 7 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सेम है, दोनों का 4-4 किलो कैलोरी ऊर्जा है, अल्कोहल का 7 है और वसा का 9 है। अगला है वजन प्रबंधन। वजन प्रबंधन को हम BMI, बॉडी मास इंडेक्स, इसको हम कैसे निकालेंगे? वेट जो होगा हमारा वजन केजी में होगा, और हाइट जो है मीटर में होगा। वेट केजी में होगा और हाइट मीटर में होगा। अब RDA, अकॉर्डिंग टू RDA का 2022 के अनुसार कि हमारा कितना वजन होना चाहिए, सामान्य व्यक्ति का वजन कितना होना चाहिए। तो RDA 2022 के अनुसार 18.5 से 22.9 kg पर मीटर सामान्य व्यक्ति का वजन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 18.5 से 22.9
9 kg। और WHO के अनुसार कितना होना चाहिए? 18.5 से जो है व्यक्ति उनका कम वजन, उसको कम वजन की श्रेणी में रखा जाएगा। और 18.5 से 24.9 kg को सामान्य वजन में रखा जाएगा। यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। RDA के अकॉर्डिंग 18.5 से 22.9 kg हो जाएगा और WHO के अनुसार 18.5 से 24.9 kg सामान्य वजन हो जाएगा। और अधिक वजन की श्रेणी में 22 से 29.9, अधिक वजन के जो व्यक्ति होंगे 25 से 29.9 kg हो जाएगा। अब मोटापा वर्ग में जो आएंगे 30 से 34.9 kg, और मोटापा वर्ग सेकंड में जो आएंगे 35 से 39.9, और मोटापा वर्ग थर्ड में जो आएंगे 40 के लगभग इनका वजन होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।